25 इश्क की दीवानगी। एयरपोर्ट पर रुद्र, दादी, काव्या, रोहित और बाकी सभी को इंतजार करते हुए लगभग 10 मिनट तो हो ही गए थे। रुद्र के अलावा किसी को भी नहीं मालूम था कि वो किसका इंतजार कर रहे हैं। मीरा के अभी तक एयरपोर्ट ना पहुंचने की वजह से रुद्र का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वहां खड़े सभी रुद्र के चेहरे पर परेशानी देख सकते थे। नो 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 मीरा, नो। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नया चल रहा है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि इस बार अगर तुम कोई भी चालाकी या होशियारी दिखाने की कोशिश करोगी तो वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। रुद्र मन ही मन मीरा पर गुस्सा करते हुए कहता है। रुद्र अपनी सोच से बाहर आकर रोहित को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करता है। रोहित उसके मतलब को समझ जाता है कि उसे क्या करना है। रोहित जल्दी ही वहां से निकल कर जाने वाला होता है कि तभी दादी कुछ बोलने लगती है। कौन आ रहा है रुद्र? हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। दादी हैरानी से बोलती है। दादी की बात सुनकर रुद्र कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर सामने से आ रही मीरा की ओर पड़ती है। मीरा अपने बैग को लेकर आ रही थी। उसे देखकर रुद्र को अनजाना सा सुकून मिलता है। आ गई दादी, रुद्र एक हल्की सी मुस्कान कर सामने की ओर देखते हुए बोलता है। रुद्र की बात सुनकर दादी और काव्या उसकी नजरों का पीछा करते हुए दोनों उस तरफ मुड़कर देखती हैं तो उन्हें अपने सामने मीरा दिखाई देती है। काव्या तो मीरा को देखकर कंफ्यूज हो जाती है और इधर मीरा को देखते ही दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दादी को ऐसा लग रहा था कि महादेव ने उनकी मन की मुराद पूरी कर दी है। इधर जैसे ही मीरा वहां आकर रुकती है तो उसकी नजर तो सबसे पहले उस खड़ूस शैतान सिंह राठौर पर पड़ती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और दादी को देखती है। पहले तो मीरा दादी को देखकर बहुत खुश होती है, फिर वो सोचती है कि दादी यहाँ क्या कर रही है। अब दादी और मीरा एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। मीरा बेटा, आप यहाँ? उसे वहां देखकर दादी थोड़ा हैरान होते हुए मीरा से पूछती है। दादी को मीरा का नाम लेते देखकर रुद्र हैरान रह जाता है कि दादी मीरा को कैसे जानती है। यही हाल काव्या और रोहित का भी होता है। इससे पहले कि मीरा कुछ बोलती उससे पहले रुद्र ही बोल पड़ता है। दादी, आप मिस्टर पाठी को कैसे जानती हैं? रुद्र बोलता है। दादी? मीरा मन में कहती है। अब चौंकने की बारी मीरा की थी। रुद्र अपने सामने खड़ी औरत को दादी बोल रहा था। इसका मतलब ये खड़ूस इंसान इन दादी जी का पोता है। हे महादेव, ये कैसी लीला है आपकी? कहां दादी जी इतनी अच्छी है और कहां ये शैतान सिंह राठौर। दादी जी इतनी प्यारी और इतनी अच्छी और इतनी खुशमिजाज है, लेकिन इनका पोता शैतान है। शैतान एक नंबर का दाना में पूरा का पूरा गुस्सैल, कड़वा, करेला सब कुछ है। पता नहीं किस राक्षसी संगत में रहे हैं जो हर वक्त अपने शैतान वाले सामने के दो सिंह निकालकर मुझे हमेशा डराते और धमकाते रहते हैं। मीरा अपने मन में रुद्र को कोसते हुए कहती है। मीरा को ऐसे खोए हुए देखकर रुद्र समझ जाता है कि मीरा को अभी तक कुछ मालूम नहीं चला कि रुक्मणी जी रुद्र की दादी है। लेकिन रुद्र को क्या पता था कि मीरा अपने मन में उसे विभिन्न प्रकार के नामों और खिताब से सम्मानित कर रही है। हाँ रुद्र, हम इन्हें जानते हैं। हम इन्हीं से उस दिन मंदिर में मिले थे और मीरा वही है जिन्होंने मंदिर में हमारी जान बचाई थी। दादी बोलती है। दादी के बोलने पर मीरा अपनी सोच से बाहर आती है। मीरा देखती है कि रुद्र अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। उनकी बातों से पता चल रहा था। अब उसे एक और बात से थोड़ा सा सुकून भी था कि दादी के रहते हुए रुद्र उसे परेशान नहीं करेगा। लेकिन शायद वो गलत थी, क्योंकि रुद्र तो रुद्र है, वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। ये सुनने के बाद कि मंदिर में दादी की जान जिसने बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। रुद्र को ये सब जानने के बाद बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी और उसे खुशी इसलिए भी हो रही थी कि दादी को मीरा पसंद भी है। ऐसी कुछ बात नहीं है दादी जी, आप बिल्कुल ठीक है, ये मेरे लिए बहुत है। मीरा मुस्कुराते हुए बोलती है। ये आपकी अच्छाई है बेटा, लेकिन ये सच है कि उस दिन आप नहीं होती तो कुछ भी हो जाता। दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है। आप एक बात बताएं, रुद्र की मीरा को आप कैसे जानते हैं और आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? दादी अचंभे से रुद्र को पूछती है। इतना सुनते ही मीरा गुस्से में रुद्र को घूरने लगती है और रुद्र उसे एक स्माइल देता है। ये शैतान सिंह राठौर आपको क्या बताएंगे दादी जी? मुझसे पूछिए कि आपके इस पोते ने हमारे साथ कितना बुरा किया है। पता नहीं कब से हमारे ऊपर शनि की वक्र दृष्टि लगाए बैठे हैं और हमारा सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। अब जरा इन्हें कोई देखे, कितने मासूम बन रहे हैं, जैसे इन्हें कुछ पता ही ना हो और बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे हो। मीरा फिर से अपने मन में रुद्र को कोसती है। दादी, मिस त्रिपाठी ने आपकी जान बचाई और मुझे लगता है कि आप इन्हें पसंद भी करती हैं, तो इसीलिए मैंने आपकी केयर टेकर की जॉब पर इन्हें रख लिया है। तो मिस त्रिपाठी हमारे साथ मुंबई जा रही है। रुद्र बोलता है और फिर मीरा की तरफ देखते हुए जानबूझकर उससे कहता है। क्यों? सही कहा ना मैंने मिस त्रिपाठी? अचानक रुद्र के उससे ऐसा पूछने पर मीरा हड़बड़ा सी जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। मीरा जबरदस्ती रुद्र को दांत दिखाते हुए कहती है। ये आपने बहुत अच्छा किया रुद्र, हमें बहुत अच्छा लगा कि मीरा अब से हमारे साथ रहेंगी। दादी मुस्कुराते हुए कहती है। तभी रुद्र को एक फोन कॉल आ जाता है जिसे वो अटेंड करने के लिए दूसरी तरफ चले जाता है। मीरा, हम आपको अपने परिवार से मिलवाते हैं। ये हमारी पोती और रुद्र की छोटी बहन काव्या है। दादी काव्या की तरफ देखते हुए कहती है और मीरा को उससे मिलवाती है। हेलो मीरा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि अब तो हम साथ रहेंगे। काव्या उससे गले मिलकर बोलती है। काव्या को मीरा बहुत पसंद आती है। मीरा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। बिल्कुल, मीरा मुस्कुराते हुए कहती है। और ये हमारे पोते और रुद्र के असिस्टेंट भी है रोहित। अगर आप रुद्र से मिली होंगी तो आप रोहित से तो जरूर मिली होंगी क्योंकि ये ज्यादातर उनके साथ ही रहते हैं। दादी रोहित की तरफ देखते हुए कहती है। दादी, ये मुझे जानती हो या ना जानती हो, लेकिन मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि दुनिया की इकलौती पहली और आखिरी लड़की है जिन्होंने सर को सबके सामने थप्पड़ मारा था। रोहित अपने मन में कहता है। हाँ दादी जी, मैं इनसे मिल चुकी हूँ। मीरा बोलकर रोहित को हेलो बोलती है। रोहित भी मुस्कुराते हुए मीरा को हेलो बोलता है। इतने में रुद्र अपनी बात खत्म करके वापस आ जाता है। दादी चलिए, रुद्र बोलता है। चलिए बेटा। अब दादी बोलती है। दादी जेट के अंदर चली जाती है। काव्या आगे आकर मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ जेट की ओर ले जाने लगती है। मीरा भी उसके साथ जाने लगती है। जैसे ही वो रुद्र के बराबर में से निकलती है तभी रुद्र उसके हाथों को पकड़ लेता है। मीरा एकदम से रुक जाती है। क्या हुआ? काव्या पूछती है। एक मिनट, आप चलिए, हम आते हैं। मीरा बोलती है। ओके, काव्या बोलकर चली जाती है। अब मीरा गुस्से से रुद्र को घूरती है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, वेलकम मिस्टर त्रिपाठी इन माय लाइफ। रुद्र उसके कान के पास आकर धीरे से बोलता है। उसके हाथ को छोड़कर मीरा की साइड से निकल जाता है, जिसे सुनकर मीरा उसकी तरफ गुस्से में देखती रह जाती है। किसी के बोलने पर उसका ध्यान वहां से हटता है। मैम चलिए, रोहित बोलता है। आप हमें मीरा बोल सकते हैं। ये बोलकर मीरा जेट की तरफ चली जाती है। सभी लोग जेट के अंदर आ जाते हैं। काव्या और मीरा एक साथ बैठते हैं। दादी और रोहित एक साथ और उनके सामने रुद्र बैठता है। जेट बनारस से टेक ऑफ हो जाता है। मीरा विंडो से बाहर की तरफ देखती है और एक आखिरी बार वो बनारस को देखती है। उसका जन्म स्थान, उसका बचपन, उसका घर, उसकी दोस्ती मस्ती, उसका सब कुछ पीछे छूट रहा था। ये सोचती ही मीरा की आंखों में नमी सी आ जाती है जिसे वो जल्दी से पोंछ लेती है, लेकिन ये सब रुद्र देख लेता है। रात का वक्त, मुंबई एयरपोर्ट।
कुछ ही घंटों की दूरी तय करने के बाद जेट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करती है। रुद्र, मीरा, दादी, काव्या और रोहित सभी जेट से बाहर निकलते हैं और उनके बॉडीगार्ड्स उन सभी को कवर कर लेते हैं। कुछ ही मिनटों बाद वो सभी एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं। बाहर पहले से ही रुद्र के बॉडीगार्ड थे और उन सभी के लिए कार्स खड़ी थी। मीरा ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। वो रुद्र को जितना बड़ा आदमी समझती थी, रुद्र तो उससे भी ज्यादा अमीर और बड़ा इंसान निकला। दादी, मीरा और काव्या एक कार में बैठ जाते हैं। रुद्र और रोहित दूसरी कार में बैठ जाते हैं और फिर कार मुंबई की सड़कों पर रफ्तार में दौड़ने लगती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 26 इश्क की दीवानगी। कुछ घंटों की दूरी तय करने के बाद जेट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करती है। रुद्र, मीरा, दादी, काव्या और रोहित सभी जेट से बाहर निकलते हैं और उनके बॉडीगार्ड्स उन सभी को चारों ओर से कवर कर लेते हैं। कुछ मिनट के बाद वो सभी एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं। बाहर रुद्र के बॉडीगार्ड्स थे और उन सभी के लिए कार्स खड़ी थी। मीरा ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। वो रुद्र को जितना बड़ा आदमी समझती थी, रुद्र तो उससे भी कहीं ज्यादा अमीर और बड़ा इंसान निकला। दादी, मीरा और काव्या एक कार में बैठ जाती है। रुद्र और रोहित दूसरी कार में बैठ जाते हैं और कार्स मुंबई की सड़कों पर रफ्तार में दौड़ने लगती है। जल्दी ही सभी गाड़ियां एक बड़े से लोहे के गेट के बाहर आकर रुकती हैं। गेट के बाहर लगी नेम प्लेट पर बड़े ही रॉयल तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में राठौर मेंशन लिखा हुआ था। वो लोहे का गेट इलेक्ट्रॉनिक बटन से खुलता और बंद होता था, इसीलिए जल्दी ही वो गेट खुल गया और सभी गाड़ियां गेट से अंदर चली जाती है। जब मीरा ने कार की विंडो से बाहर देखा तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अंदर का नजारा बहुत ही शानदार था। मीरा देखती है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा मेंशन है। जिस जमीन पर वो मेंशन था वो जगह बहुत बड़ी थी। मेंशन के आसपास चारों ओर गार्डन्स थे। वहाँ हरे भरे पेड़ पौधे और बहुत सारे तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। उन पेड़ों और फूलों के बीच में ही लाइट्स लगी थी जो पूरे गार्डन को रोशन कर रही थी। गार्डन को देखकर मीरा का मन बहुत ही खुश हो जाता है। वहाँ लगे फूल, उन पर लगी फूलों से आती हुई भीनी भीनी खुशबू मीरा के मन को सुकून दे रही थी। मीरा एक पल के लिए भी वहाँ के खूबसूरत नजारे को अपनी नजर से दूर नहीं कर पा रही थी। गाड़ियां जिस ओर से बढ़ रही थी वहाँ सबसे पहले मेंशन की मेन एंट्री थी, मतलब घर का मेन गेट। जैसा कि हर बड़े बंगले में एक बड़ा सा गेट होता है, वैसा ही उस मेंशन में बड़ा सा गेट लगा हुआ था। सभी गाड़ियां मेंशन के आगे आकर रुकती है। सबसे पहले रुद्र कार से बाहर आता है और उसके बाद रोहित, दादी, मीरा और काव्या सभी अपने कार से बाहर निकलते हैं और मेंशन के उस बड़े से गेट से अंदर की ओर चले जाते हैं। मीरा जब घर के अंदर आती है तो देखती है कि वो मेंशन जितना बाहर से खूबसूरत था, अंदर से तो और भी ज्यादा खूबसूरत था। वो घर बहुत ही बड़ा और बहुत शानदार था। उस घर को जो भी एक बार देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाए। ऐसा घर मीरा ने सिर्फ फिल्मों और किताबों में ही देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज वो ये सब अपने सामने देख पा रही है। मिस्टर राठौर बेहद ही बड़े इंसान है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मिस्टर राठौर को अपनी दादी के लिए एक से बढ़कर एक केयरटेकर मिल जाती तो उन्होंने इस काम के लिए मुझे क्यों चुना और मुझसे जबरदस्ती क्यों की और बनारस से यहाँ मुंबई ले आए। मीरा अपने मन में ये सब सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। रुद्र, आप किसी से कहकर मीरा के लिए रूम रेडी करवा दें, सभी थक गए होंगे, इसीलिए सभी जाकर आराम कर लें, दादी बोलती है। दादी की आवाज सुनकर मीरा अपनी सोच से बाहर आती है। दादी, रूम रेडी है, आप चिंता न करें और आप जाकर आराम कीजिए, रुद्र बोलता है। ठीक है, दादी बोलती है और मीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर अपने कमरे में चली जाती है और मीरा उन्हें गुड नाइट बोलती है। काव्या भी मीरा और रुद्र को गुड नाइट बोलती है और एक नजर रोहित को देखकर वहां से चली जाती है। रोहित भी सभी को गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। अब वहां सिर्फ और सिर्फ रुद्र और मीरा थे। रुद्र बड़े ही प्यार से मीरा को देखने लगता है। जैसे ही मीरा की नजर रुद्र पर जाती है वो देखती है कि रुद्र एक टक उसे ही देखे जा रहा है। मीरा को उसका इस तरह उसे देखना बहुत ही अजीब लग रहा था। अचानक से रुद्र उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर मीरा के होश उड़ने लगते हैं। उसे अपनी ओर आते देख मीरा पीछे होने लगती है। तभी रुद्र आगे आकर मीरा को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे मीरा एक झटके से उसके सीने से आ लगती है। छोड़िए हमें, मीरा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है। बहुत बोलती हूँ मिस्टर त्रिपाठी, रुद्र उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहता है। रुद्र के ऐसा करने से मीरा की आंखें बड़ी हो जाती है और वो उसे देखने लगती है। उसकी आंखों को देखकर रुद्र अपने होश खोने लगता है। गुड नाइट मिस्टर त्रिपाठी, ये बोलकर रुद्र उसके माथे को चूम लेता है और मीरा को छोड़ देता है। फिर रुद्र एक नौकर को आवाज लगाता है और मीरा को उसके कमरे में ले जाने को कहता है। ये बोलकर रुद्र वहां से सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर चले जाता है। रुद्र के ऐसे किस करने से मीरा अभी तक बुद्ध बनी खड़ी थी। नौकर की आवाज देने पर वो होश में आती है और उसके साथ कमरे की तरफ चली जाती है। नौकर मीरा को उसके रूम के पास छोड़कर उसे ग्रीट करके वहां से चला जाता है। मीरा रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो देखती है रूम बहुत ही बड़ा और आलीशान था। मीरा रूम को देखने लगती है। वो चलकर रूम के दूसरे ओर जाती है और वहां का स्लाइड डोर खोलती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो नजारा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। उस गेट के बाहर एक गार्डन था जिसमें बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और वहां एक झूला भी था। मीरा जाकर उस झूले पर बैठ जाती है। मीरा उस झूले पर धीरे धीरे झूलने लगती है। उसको सोनू की बहुत याद आ रही थी। उसके बारे में सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अब तक तू दिल्ली पहुंच गई होगी, मुझे माफ कर देना सोनू, मैंने तुझसे झूठ बोला, लेकिन मुझे तुझसे झूठ बोलना पड़ा, वरना तू मेरी वजह से अपनी शादी, खुशियां सब कुछ बर्बाद कर लेती। मेरी महादेव से यही प्रार्थना है कि तू हमेशा हमेशा खुश और हेल्दी रहे। तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। आई मिस यू सो मच, मीरा अपने मन में बोलती है। कुछ देर वहां बैठने के बाद मीरा वहां से उठकर अपने रूम में आ जाती है और अपने बैग को खोलकर उसमें से अपनी और सोनू की तस्वीर निकालती है। उस पर प्यार से अपने हाथ फेरती है और अपनी बेड की साइड वाली टेबल पर रख देती है। फिर बैग में से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। मुंबई, एक बंगले में एक आलीशान कमरे में एक लड़का एक किंग साइज चेयर पर बैठा था, सिगरेट की कश लेते हुए धुआं उड़ा रहा था। तभी उसके कमरे के गेट पर नॉक करने की आवाज आती है। अंदर आ जाओ, वो लड़का बोलता है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खोलकर एक लड़का, शायद उसका पीए, अंदर आता है। सर, आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो इस फाइल में है। उसका पीए फाइल दिखाते हुए कहता है। पढ़ो इसे, कुर्सी पर बैठा लड़का बोलता है। उसका पीए फाइल खोलकर पढ़ने लगता है। सर, उस लड़की का नाम मीरा त्रिपाठी है और वो बनारस में ही रहती है, वहीं एक होटल में काम करती है, लेकिन जब आज आप उस एयरपोर्ट में उस लड़की से टकराए थे तो वो मुंबई आ रही थी। और उसका पीए बोलते बोलते रुक जाता है। और क्या? ये बहुत अच्छा हुआ कि वो लड़की खुद ही मुंबई आ गई, लड़का गंदी हंसी हंसते हुए कहता है। और वो लड़की रुद्राक्ष सिंह राठौर के साथ रुक्मणी सिंह राठौर की केयरटेकर बनकर मुंबई आई है सर, उसका पीए बोलता है। इतना सुनते ही कुर्सी पर बैठा लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में कुर्सी से खड़ा हो जाता है। रुद्राक्ष रुद्राक्ष रुद्राक्ष, ये नाम सुनकर किसी दिन मेरा दिमाग फट जाएगा। हर जगह बस एक ही नाम, रुद्राक्ष सिंह राठौर। बचपन से हमेशा जो मुझे चाहिए वो हमेशा रुद्राक्ष को मिला है। मुझसे छोटा होते हुए भी उसे सारी रियासत और विजयगढ़ का राजा बना दिया गया, मुंबई का बादशाह बन गया, और
जब मुझे पहली नजर में मीरा पसंद आ गई तो रुद्राक्ष उसे भी मुझसे दूर करना चाहता है, लेकिन अब बस, अब और नहीं। अब कुणाल चौहान को राजा सा की वो गद्दी भी चाहिए और मीरा भी। कुणाल बहुत गुस्से में बोलता है, लेकिन सर आप ये सब कैसे करेंगे? इतने सालों में तो आपने रुद्राक्ष सिंह राठौर पर कितने वार किए, लेकिन उसका बाल तक बाका नहीं हुआ। उसने पता नहीं कितनी ही लड़कियों को घुमाकर छोड़ा है। लेकिन सर ये मीरा केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता चला है कि बनारस में रुद्राक्ष को मीरा ने थप्पड़ मार दिया था, वो भी एक बार नहीं सर, 2 बार। तब भी उसने मीरा को कुछ नहीं कहा, वरना उसे उस पर कोई उंगली तक उठाए वो कहां गायब करवा देता है किसी को नहीं पता चलता सर। कुणाल का पीए संजय बोलता है, बस अपना मुंह बंद रखो, मैंने तुम्हें यहाँ उस रुद्राक्ष का गुणगान करने के लिए अपने साथ काम पर नहीं रखा है। कुणाल गुस्से में बोलता है और खिड़की के पास जाकर खड़ा होकर बाहर देखने लगता है। तुमने बहुत मनमानी कर ली रुद्राक्ष, अब सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगा। ये बोलते समय कुणाल की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। कुणाल चौहान रुद्र की बुआ का बेटा था। कुणाल लगभग 2.5 साल रुद्राक्ष से बड़ा था। बचपन में जब रुद्र के माता पिता की मौत हो गई तो सबको लगा था कि रुद्र छोटा है तो कुणाल को विजयगढ़ रियासत की राजगद्दी पर बिठाया जाएगा, लेकिन राजगद्दी पर तो हमेशा राजा का ही बेटा बैठता है, इसीलिए रुद्र को ही गद्दी पर बिठाया गया। तभी से कुणाल के मन में रुद्र के लिए नफरत भर गई। कुणाल ने ना जाने कितने ही हमले रुद्र पर करवाए, जिससे उसके मर जाने के बाद उसे विजयगढ़ की रियासत मिल सके, लेकिन हर बार रुद्र उसके वार से बच जाता था। रुद्र को भी पता था कि उस पर जानलेवा हमला करवाने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का भाई कुणाल है, लेकिन वो अपनी दादी की वजह से उसे छोड़ देता था, क्योंकि हर बार कुणाल को नासमझ मानकर दादी रुद्र से उसे छोड़ने को कहती, वरना अब तक कुणाल का इस धरती पर नामो निशान नहीं होता। लेकिन शायद इस बार कुणाल को भी नहीं पता था कि उसने इस बार मीरा के बारे में सोचकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर इंतजार नहीं करना तो सिर्फ ₹1